बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिटिकल थिंकिंग पे हम लोगों ने जिस तरह बात शुरू में की था इंट्रोडक्शन में कि क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो हमारी पर्सनैलिटी का वो हिस्सा है जिसमें हम लोगों के पास थिंकिंग से एक लेवल ज़्यादा हमें जाने की हैबिट डेवलप करनी चाहिए। अब आप जब लोग स्टडी कर रहे होते हैं, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, आपकी अपनी कॉमन प्रैक्टिस इस वक्त चल रही होगी, आप लोगों की इस वक्त जो तैयारी चल रही है वो आप लोग एंटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। अब एंटी टेस्ट में आपके पास बंडल ऑफ नोट्स अवेलेबल होंगे, आपके पास न्यूमेरियस डेटा आपके पास अवेलेबल होगा और आपके पास प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। लेकिन इस तमाम इंफॉर्मेशन और डेटा या नोट्स में से आपको क्या चीज़ क्रिटिकली सोचनी चाहिए, क्या चीज़ इम्पोर्टेंट आपके लिए है क्या नहीं है, आपको उस प्रोसेस में जाने के लिए आपको क्रिटिकल थिंकिंग करनी होती है। क्रिटिकल थिंकिंग करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन मज़ीद चाहिए होती है और वो इन्फॉर्मेशन क्या होगी कि आपके एग्ज़ाम में परसेंटेज ऑफ मार्क्स किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं। मिसाल के तौर पर फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश का सेक्शन की मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और इन मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन के मुताबिक आपकी अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या हैं। इनको आप लोगों ने अपने सामने रखते हुए क्रिटिकल थिंक करते हुए ही आपने डिसीजन लेना है कि मुझे किस एरिया में ज़्यादा एफर्ट लगानी है और मुझे किस एरिया पे फोकस करते हुए अपनी वीकनेसेस को कम करना है और अपनी वीकनेसेस को भी स्ट्रेंथ की तरफ लेकर जाना है। ये सारा प्रोसेस हम लोग कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। एक होती है थिंकिंग जिसमें आप जस्ट जो भी कुछ आपको बताते हैं आप उस पर सोचते रहेंगे, उसको प्रोसेस करते रहेंगे और एवेलुएट करते रहेंगे और चलते जाएंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना होता है, टाइम आउट लेना होता है। टाइम आउट लेने के बाद आप क्रिटिकली थिंक करते हैं कि आया कि जो मेरी थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है, मैं हर चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ, मैं हर चीज़ करता हुआ जा रहा हूँ, मैं हर चीज़ पढ़ते हुए जा रही हूँ, तो उस सारे प्रोसेस में क्रिटिकल थिंकिंग का आंसर होना बहुत ज़रूरी है। क्रिटिकल थिंकिंग आपको ये बताती है कि आपने इफ़ेक्टिवली अपने टाइम को किस तरह मैनेज करना है। इफ़ेक्टिवनेस बहुत ज़रूरी है। एफिशिएंसी हमेशा हमारे हर काम में ज़रूरी होती है, लेकिन कम वक्त में ज़्यादा रिज़ल्ट को हम लोगों ने हासिल करना होता है, इसलिए हमें इफ़ेक्टिव एक्टिविटी करनी होती है जिसको हम प्रोडक्टिव एंड इफ़ेक्टिव एक्टिविटी कहते हैं, अपने वक्त का सही इस्तेमाल कहते हैं। तो अब तक क्रिटिकल थिंकिंग के लिए आप लोगों के कॉलीग्स होंगे, दोस्त होंगे या आप खुद होंगे, अपने आप को एनालाइज करते रहते होंगे, लेकिन आज आपको क्रिटिकल थिंकिंग की टर्मिनोलॉजी का भी पता चल गया कि हम जब ऐसा कर रहे होते हैं, हमारी ये ऑलरेडी हैबिट होती है, हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ रहे होते हैं, हम एक सब्जेक्टिव पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, हमें एक क्वेश्चन का बता दिया जाता है कि ये मोमेंटम के ऊपर आपने एक 1 पेज का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखना है। लेकिन जब आपको टीचर बताते हैं कि अब आपका सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव का टेस्ट है, तो फिर आप उसी टॉपिक को क्रिटिकली थिंक करते हैं। क्रिटिकली थिंक करने का मतलब ये है कि आप नॉर्मल थिंकिंग प्रोसेस में आपने उस पैराग्राफ को की इक्वेशंस को, उसके कॉन्सेप्ट को समझने से हट के आपने क्रिटिकली उसको वैल्यूएट करना है कि इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कौन से आ सकते हैं, कौन से एमसीक्यूज इसमें से बन सकते हैं। तो आप एक डिफरेंट एंगल से सोचते हैं। ये इस प्रोसेस को हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। अब आप के एग्ज़ाम में ये किस तरह आपके सामने आएगी उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग आपको किस तरह हेल्प करती है। वाई डू यू नीड क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस इन योर पर्सनैलिटी, इन योर हैबिट्स। सबसे पहले क्रिटिकल थिंकिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ एवेलुएशन। आपके सामने डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डेटा आता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन आती है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स एंड डायग्राम्स आ जाती हैं। तो आप लोगों को इतनी प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो आपके सामने अगर आ जाए तो आपको उस सारे डेटा को, उस इंफॉर्मेशन को एवेलुएट करना होता है। तो एवेलुएशन जो है वो उसका मतलब ये होता है कि आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल इंफॉर्मेशन कौन सी होती है, या जो भी चीज़ आपके सामने आ रही है आप उसमें से मैक्सिमम फ़ायदा किस इंफॉर्मेशन से उठा सकते हैं, जिससे आपको ये पता चलता है कि आपका एक्चुअल ऑब्जेक्टिव मीट होगा कि नहीं होगा। अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और लॉजिकल रीजनिंग में आपका एक एग्ज़ाम होना है और आप अपनी सारी एनर्जी जो है वो
एक नॉन सब्जेक्ट जो कि आई शुड से कि कोई पाक स्टडीज़ है, जियोलॉजी है, आप उस पर अपनी एनर्जी सर्व करना शुरू कर दें तो वो आपके जनरल नॉलेज में तो इंक्रीज़ कर देगा, लेकिन आपके लिए जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है उसके लिए उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो प्रोसेस ऑफ एवेल्यूएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये पता होना चाहिए कि जो डेटा इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ रही है उसको आपने क्रिटिकली थिंकिंग प्रोसेस में जाते हुए उसको एवेल्यूएट करना है कि आया कि मेरा जो प्रोसेस ऑफ एवेल्यूएशन है ये ठीक है कि नहीं है, और जो डेटा और इन्फॉर्मेशन मेरे सामने है इसका मैं सबसे ज़्यादा बेनिफिट कैसे ले सकता हूँ। इसके अलावा यूज़ लॉजिक टू सेपरेट ट्रूथ फ्रॉम द फॉल्सहुड। अब जब इतनी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आती है, कोई डेटा आपके सामने आता है, तो आपको ये एक टिप दिया जाता है कि आप सबसे पहले उसको एवेल्यूएट करने के दौरान फॉल्सहुड और ट्रूथ को आइडेंटिफाई करते जाएं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको मिसगाइड कर सकती है या ये इन्फॉर्मेशन सिरे से है ही गलत। आपके अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप ट्रूथ एंड लाइज को, ट्रूथ एंड फॉल्सहुड को आप आइडेंटिफाई कर सकें। और ये हैबिट आपके अंदर तब डेवलप होती है जब आप में इंफॉर्मेशन को रीड करने की और उस रेलिवेंट कॉन्सेप्ट का नॉलेज होने की सलाहियत होती है। अगर आपने फिज़िक्स के बुक्स के बारे में नहीं पढ़ा होगा या केमिस्ट्री के बारे में नहीं पढ़ा होगा, आपको एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं होगा, तो उससे रेलिवेंट जो डाटा आपके सामने आएगा तो आप उसको सही तरह से फॉल्सहुड को और ट्रूथ को सेपरेट नहीं कर सकेंगे। तो फर्स्ट स्टेज वही है कि आपके पास आपके ब्रेन में इंफॉर्मेशन का होना, नॉलेज का होना ज़रूरी है, फिर ही आप अपने आप को ये ट्रेन कर सकते हैं कि आपने फॉल्सहुड और ट्रूथ को किस तरह सेपरेट करना है। थर्ड जो इसका सेक्शन है वो है रीज़नेबल फ्रॉम अनरीज़नेबल बिलीव्स। जिस तरह मैंने शुरू में आपको बताया था कि आपने इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ योर टाइम करनी है। तो इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आपने रीज़नेबल और अनरीज़नेबल कॉन्सेप्ट्स को सेपरेट करना है। जब आप बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे होते हैं, या ये एंट्री टेस्ट की जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो प्लेंटी ऑफ इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ रही है, प्लेंटी ऑफ इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ रही है। इधर से आपके पास बुक्स आ रही हैं, उधर से नोट्स आ रहे हैं, उधर से उस टीचर के नोट्स आ रहे हैं, इधर से इस प्रोफेसर की बुक्स आपके सामने आ रही हैं। आपकी टेक्स्ट बुक जो हैं वो आपके लिए सबसे ज़्यादा गाइडफुल होती हैं। तो वो उस क्योंकि आपका एग्ज़ाम उन टेक्स्ट बुक्स में से बनना होता है, तो आप लोगों के लिए हेल्प के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो होती है वो रीज़नेबल डाटा की होती है। तो आपकी पर्सनैलिटी में आपको अपने अंदर ये कैपेबिलिटी लानी होती है कि आप रीज़नेबल इंफॉर्मेशन को ढूंढ सकें और अनरीज़नेबल इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर सकें, ताकि आपका वक्त जो है वो रीज़नेबल एरियाज़ में सर्फ हो और आपका वक्त ज़ाया ना हो। और ये सारी जो प्रोसेस है इसको हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। क्रिटिकल थिंकर्स जो होते हैं उनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो रीज़नेबल और अनरीज़नेबल डाटा को एवेल्यूएट करते हैं। अपनी एनर्जी वो अनरीज़नेबल डाटा को स्टडी करने में सर्फ नहीं करते, ना ही वो अपना टाइम उधर वेस्ट करते हैं। इसमें इन तीनों प्रोसेस में से गुजरने के बाद क्रिटिकल थिंकर्स की जो स्किल्स होती हैं वो क्या बन जाती हैं, वो हम देखते हैं। स्किल्स आपके अंदर क्या पैदा हो जाती हैं कि आप एनालिसिस करने के काबिल हो जाते हैं, आप तज्जिया कर सकते हैं, हर चीज़ को एनालाइज कर सकते होते हैं कि वो चीज़ आपके अंदर एक ओपिनियन डेवलप करने की सलाहियत दे देती है। और एनालिसिस करना जो है वो एक माहिर का काम होता है, इसलिए इसको महारत कहते हैं। कि ये स्किल आपके अंदर आ जाएगी कि ये क्रिटिकल थिंकर जो है वो कैन बी द गुड एनालिस्ट। तो सेकंड जो है वो कम्युनिकेशन होती है। अब कम्युनिकेशन के लिए बेसिस चाहिए होती है कि आप अगर कम्युनिकेट करना चाह रहे हो तो आप कोई ब्लैक एंड वाइट वे में कम्युनिकेशन करेंगे, या अगर ग्रे एरिया रखना है तो एक जस्टिफाइड वे में आप ग्रे एरिया रखेंगे। आपके पास उस स्पेसिफिक टॉपिक जिसके ऊपर कम्युनिकेशन करनी है उसका नॉलेज होता है और आप क्रिटिकली उसको एवेल्यूएट करते हैं। क्रिटिकली थिंकिंग प्रोसेस से गुजरते हुए आप इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि आप कम्युनिकेशन करने के काबिल होते हैं। तो आप के अंदर ये दूसरी स्किल जो डेवलप हो जाती है इसको हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। थर्ड जो स्किल आपके अंदर पैदा होती है उसको हम क्रिएटिविटी कहते हैं। क्रिएटिविटी ऑफ कोर्स एक ऐसी स्किल है जिससे आप डेवलप होते हैं, आपकी ग्रोथ होती है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। ये आती तब है जब आप अपने ब्रेन को इस तरह ट्रेन करते हैं कि वो क्रिटिकली थिंकिंग करना शुरू कर देता है। सिर्फ थिंकिंग प्रोसेस से आप में क्रिएटिविटी नहीं आती। जब आप क्रिटिकली चीज़ों को देखना चाहें, क्रिटिकली का मतलब ये होता है कि आप इम्पॉर्टेंट वे में
चीज़ों को देखते हैं और इम्पॉर्टेंट वे में चीज़ों को देखने का अंदाज़ आपका बदल जाता है। आप सिर्फ़ और सिर्फ रीज़नेबल चीज़ों को देखते हैं, आप ट्रूथ एंड फॉल्सहुड को आप सेपरेट करते हैं। तो इसीलिए आपको ये चीज़ पता चल जाती है कि आप एक क्रिएटिव वे को आइडेंटिफाई कर सकते होते हैं। तो ये क्रिएटिविटी की स्किल आपके अंदर डेवलप हो जाती है। फिर ओपन माइंडेडनेस आपकी नीड भी है क्रिटिकल थिंकर बनने के लिए, और ये फिर आपकी बाद में जाके स्किल भी बन जाती है। ओपन माइंडेडनेस कहते हैं किसको है? ओपन माइंडेडनेस इसको कहते हैं कि जब भी आप किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे होते हैं तो आप इनिशियली ब्लैंक पेज की सूरत में उस चीज़ को पढ़ते हैं। ब्लैंक पेज की सूरत का मतलब ये होता है कि पहले से अपने नज़रियात, अपने कॉन्सेप्ट्स डेवलप नहीं कर लेते। आप ओपन माइंडेड होते हैं ताकि आप हर तरह की इंफॉर्मेशन जो है उसको रिसीव कर सकें और एक्सेप्ट कर सकें। फिर उसके बाद आप क्रिटिकली थिंक करते हैं बेस्ड ऑन द डिफरेंट नॉलेज, आप नॉलेज गेन करते हैं एंड देन यू एक्चुअली एवेल्युएट कि कौन सी चीज़ गलत है और कौन सी चीज़ सही है, और कौन सी चीज़ रीज़नेबल और कौन सी चीज़ अनरीज़नेबल है। तो आपको इस बात का अंदाज़ा इस तरह हो सकता है कि ओपन माइंडेडनेस जो है वो रिजिड लोग नहीं होते, वो फंडामेंटलिस्ट नहीं होते, वो हर चीज़ को एवेल्युएट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और उसके बाद फिर वो अपनी ओपिनियन डेवलप करते हैं। ये तीसरी क्रिएटिविटी के बाद हम लोगों ने देखी ओपन माइंडेडनेस। फोर्थ स्किल है, इसके बाद फिफ्थ स्किल जो आपके अंदर आती है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है। ऑफ कोर्स जब आप में क्रिटिकल थिंकिंग की हैबिट डेवलप हो जाती है तो आप एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हैं। आप प्रॉब्लम्स से मज़ीद प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करते, आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो ये स्किल्स क्रिटिकल थिंकिंग के वजह से आपकी पर्सनैलिटी में डेवलप होती हैं और ऑलरेडी आपको इन चीज़ों का आहिस्ता आहिस्ता पता चलना शुरू हो गया होगा। आप ऑलरेडी इन चीज़ों की प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, लेकिन आज चूँकि हमने इन चीज़ों पर ज़रा थोड़ी सी तवज्जो दी, हमने इनकी टर्मिनोलॉजीज़ को ज़रा समझा, तो अब आप लोगों को इस बात का पता चल जाएगा कि जब फ्यूचर में आप इसी प्रोसेस से दोबारा गुजरेंगे तो आपको इस बात का ज़रूर शऊर होगा कि ये जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं ये स्पेसिफिकली किस एलिमेंट से बिलोंग करती है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग किस तरह करते हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग करने के लिए सबसे पहले आपको सेपरेट्स रेलिवेंट फ्रॉम इररेलिवेंट इंफॉर्मेशन, जिस तरह हमने पीछे स्लाइड में देखा था कि आप रीजनेबल और अनरीजनेबल डाटा को सेपरेट करते हैं, इसी तरह रेलिवेंट एंड इनरेलिवेंट। रीजनेबल एंड इररीजनेबल कैन बी रेलिवेंट, बोथ कैन बी रेलिवेंट, बट जो अनरीजनेबल होता है वो आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होता, तो आप उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन रेलिवेंट एंड इनरेलिवेंट आर टू डिफरेंट थिंग्स के जो रेलिवेंट चीज़ है वो दोनों आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। इसीलिए आपको हमेशा जब भी क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस में से गुजरना होता है तो आप सबसे पहले इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को साइड पर कर देते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं कि उस पर टाइम या एनर्जी सर्व करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज स्पॉट्स इनकंसिस्टेंसीज इन अ लाइन ऑफ रीजनिंग। इनकंसिस्टेंसीज का मतलब ये है कि कंपैटिबिलिटी नहीं होती, ना ही कोई उसमें तरतीब नज़र आ रही होती है, ना ही कोई ऑर्डर नज़र आ रहा होता है, और ना ही वो सिंक्रोनाइज होती हैं चीज़ें, एक दूसरे से मिलती जुलती नहीं होती। तो आप की पर्सनैलिटी में ये चीज़ डेवलप हो जाती है कि आप आइडेंटिफाई करते हैं, स्पॉट करते हैं रीजनिंग के दौरान के रीजनिंग करते हुए, किसी चीज़ की वजूहात को ढूंढते हुए, किसी चीज़ की मंतक को वाज़ह करते हुए आपकी पर्सनैलिटी में ये चीज़ आ जाए कि आप इनकंसिस्टेंसीज को एवेल्युएट कर लें। आइडेंटिफाइज एंड चैलेंजेस अजम्पशंस, आपकी पर्सनैलिटी में ये चीज़ आ जाती है कि आप चीज़ों को उस हद तक एज्यूम करें जो कि चैलेंजिंग सिचुएशन में आपको ना लेके जाए। आप आइडेंटिफाई करते हैं और जो पॉसिबल एजम्पशंस होती हैं उनको आप एज अ चैलेंज लेते हैं, और फिर आप इस प्रोसेस में से गुजरते हैं कि जो नतीजा आपने निकालना है वो आया कि किस कदर मटेरियलाइज हो सकता है या नहीं हो सकता। क्रिटिकल थिंकर ही हमेशा ऑब्जेक्टिव अपना डिफ़ाइन करते हैं और फिर उसके बाद चीज़ों को एज्यूम करते हैं या चैलेंजेस लेते हैं, और फिर ये प्रोसेस में से चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट जो हेल्पफुल चीज़ है जिसमें क्रिटिकल थिंकर्स ज़्यादा एक्सेल करते हैं वो है सेपरेट्स वेरीफाइएबल फैक्ट्स फ्रॉम वैल्यू क्लेम्स।
जब आपके सामने क्वेश्चन आएंगे तो आप वेरीफाइएबल फैक्ट्स पहले ढूंढते हैं कि उस क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने आई है, हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, वो इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन में पूछी गई है आपके आंसर देने से पहले वो जो इन्फॉर्मेशन है क्या वो वेरीफाइएबल है या नहीं है। जो क्वेश्चन का पैराग्राफ होगा और आंसर के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, उस मल्टीपल चॉइस में से आपको देखना होगा कि आया कि ये जो ऑप्शन है इसकी इन्फॉर्मेशन मेरे क्वेश्चन में अवेलेबल है कि नहीं है, क्या मैं ये इन्फॉर्मेशन वेरीफाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो ये बड़ी एक हेल्पफुल चीज़ होती है कि अगर आपको वेरीफाइएबल फैक्ट आपके क्वेश्चन में से मिल जाए तो वो आपका आंसर बिल्कुल इजी कर देता है। नेक्स्ट क्या हेल्पफुल चीज़ है वो है आइडेंटिफाइज डाउटफुल एंड अनक्लियर क्लेम्स एंड आर्गूमेंट्स। ये प्रीवियस पॉइंट का बिल्कुल रिवर्स है कि अगर आपको, कल भी हम लोगों ने एक एलिमिनेशन मेथड पढ़ते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से है कि अगर एमसीक्यूज में से कोई चीज़ आपको कंफ्यूज करी हो तो आप पहले वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं जो डाउटफुल और अनक्लियर होता है। और डाउटफुल और अनक्लियर चीज़ जो है वो आपको अगर बिल्कुल आपके क्वेश्चन में से हेल्प नहीं मिल रही, जिसमें से वो डाटा इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए जवाब देने के लिए, अगर वो नहीं मिल रहा तो आप उसको इग्नोर कर देंगे। तो ये वो स्टेप्स थे जिन जिन जो कि हेल्प करते हैं आपको क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस में, और जो क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे उसको भी सॉल्व करना होगा।